नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम जाने अनजाने कई तरह के रोगों को न्योता दे रहे हैं। खासतौर से खान पान की गलत आदतें हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा कर रही हैं और इन्हीं में से एक है गैस्ट्रिक अल्सर। अल्सर एक प्रकार के घाव होते हैं जो पेट, आहार नाल या आंतों की अंदरूनी सतह पर विकसित होते हैं। जिस जगह पर अल्सर होता है उसके आधार पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पेट में होने वाले अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है और पेट में अल्सर होने पर कोई भी व्यक्ति काफी परेशान रह सकता है। पेट में अल्सर के लक्षण थोड़ा देर में दिखना शुरू होते हैं, इसलिए इनके संकेतों को समय पर समझना जरूरी है, तो इससे जल्द इलाज में, उपचार में मदद मिल सकती है। अगर आज आप भी गैस्ट्रिक अल्सर से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या इस समस्या से परेशान हैं, तो आप बनिए आयुष्मान भव में इस कार्यक्रम का हिस्सा और आपके ये जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 अलग अलग पैथी से स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल दास, डायरेक्टर और एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कुणाल दास। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र वर्सकिया जुड़ रहे हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ काया चिकित्सा, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जितेंद्र। इसके अलावा हमारे साथ होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति गोरा जुड़ी हुई हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं होम्योपैथी, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष दिल्ली। डॉक्टर श्रुति गोरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया। ये बात पूरी तरह से साफ नहीं है कि पेट में अल्सर किन कारणों से होता है, लेकिन इनके होने में एक मुख्य या कहे सबसे बड़ा कारण पेट में डाइजेस्टिव फ्लूइड का असंतुलन माना जाता है। और गौर करने वाली बात यह है कि समय पर इलाज ना मिलने पर ये छाले जख्म में बदल जाते हैं और इसके बाद मरीज को कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। गैस्ट्रिक अल्सर अमाशय या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में होता है। ये तब बनता है जब भोजन पचाने वाला अम्ल अमाशय या आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगता है। पेप्टिक अल्सर पेट या ड्यूडेनल में होता है। ये 2 प्रकार का होता है, पहला गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा ड्यूडेनल अल्सर। अल्सर होने पर पेट दर्द, जलन, उल्टी और उसके साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। कुछ समय बाद अल्सर के पकने पर यह फट भी जाता है, इसे परफोरेशन कहते हैं। खान पान की गलत आदतों और उसके कारण बनने वाला एसिड इस बीमारी को अधिक बढ़ा देता है। अनियमित दिनचर्या, खान पान की गलत आदतें और उसकी वजह से बनने वाला एसिड अल्सर की प्रमुख वजह है। कई पेन किलर्स और दवाओं की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा तनाव भी अल्सर का बड़ा कारण है, क्योंकि इससे एसिड ज्यादा बनता है। सिर्फ खानपान और पेट में एसिड बनने से गैस्ट्रिक अल्सर या कहीं पेप्टिक अल्सर नहीं होते, बल्कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया भी इसका एक बड़ा कारण है। इसके अलावा धूम्रपान भी अल्सर के खतरे को बढ़ा देता है। गैस्ट्रिक अल्सर के कारण कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए समय पर इसका इलाज करना और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सवाल तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। डॉक्टर कुणाल दास, आपसे शुरुआत करूंगी। थोड़ा बहुत हमने समझाने की कोशिश की है, आप थोड़ा सा बताइए गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है और क्यों होता है। जैसे मैंने आपने बताया कि गैस्ट्रिक अल्सर 2 वर्ड से बना हुआ है, गैस्ट्रिक एंड अल्सर। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक या हमारा पेट, अल्सर मतलब जिसकी जो परत है उसको चटक जाना, इसलिए उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। इसके मेजर जो कारण होते हैं, एक होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इट इज़ ए बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया होता है। वो हमारे स्टमक में इन्फेक्शन करता है और वो जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तब वो गैस्ट्रिक अल्सर का रूप लेता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है एसिडिटी। एसिड का ज़्यादा होना। नॉर्मल हमारे खान पान के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए एसिड का सिक्रीशन अनिवार्य होता है। जैसे जो बेसल एसिड आउटपुट होता है BAO, नॉर्मल एसिड सिक्रीशंस होते रहते हैं। उसका pH हमारे स्टमक का करीब 2 या 3 के करीब करीब होता है। बट किसी कारणवश आइदर बैक्टीरिया से या किसी की एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो वो भी अल्सर कॉज करने में सक्षम है। थर्ड पॉइंट जो है, कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स, ये भी गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करती हैं। ज़्यादातर ये मेजर रीज़न है गैस्ट्रिक अल्सर के कॉजेशन के। ठीक है जी, आगे चलिए हम और बात करेंगे। थोड़ा सा आयुर्वेद का नज़रिया हम समझ लेते हैं। डॉक्टर वर्सकिया, आयुर्वेद क्या कहता है अल्सर को लेकर? जी, आयुर्वेदा में गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर को हम परिणाम सूल से एक मानी लेते हैं।
तो उसके मेन रीज़न डाइटरी और डाइट एंड जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो होते हैं। डाइट में खान पीन में चेंज होना, जैसे कि ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड, बेक्ड फूड, डाइट के जो टाइमिंग है वो फिक्स ना रहना, ठंडा या तो मानी वासी डाइट देना, सुबह का बनाया हुआ शाम को डाइट लेना, ये सारी चीज़ों की वजह से जो गैस्ट्रिक का जो मानी डाइजेस्टिव मैकेनिज्म है वो वीक होने की वजह से सिक्रेशंस एसिड का और होने लगता है। दूसरा है कि लाइफस्टाइल, आप सबको पता है कि अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में सबको स्ट्रेस रहती है, तो स्ट्रेस भी एक ये डिसीज होने में एक महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। ठीक है। और कार्यक्रम में पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान से हमें रामेश्वर जी ने कॉल किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामेश्वर जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। रामेश्वर जी आप सवाल एक बार में पूछिए, टीवी की आवाज कम करके। हाँ मैडम, ये है कि साल भर से मैं गैस्ट्रिक अल्सर से प्रॉब्लम है मेरे पेट में। ठीक है रामेश्वर जी, टीवी की आवाज कम करके एक बार में अपना पूरा सवाल पूछिए। मेरे क्या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है सर। ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया है? हाँ डॉक्टर को दिखाया था मगर कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे, उन्होंने गोली दवाई दी थी। आपकी उम्र क्या है रामेश्वर जी? हाँ जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र होगी 49 साल। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं लाइट फिटिंग और नल फिटिंग का कार्य करता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से आप श्रुति गुरा, आप और कुछ अगर पूछना चाहें लाइफस्टाइल को, दिनचर्या को रामेश्वर लेकर। जी आपने कोई इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराई हैं अभी तक? वो तो चेक करवाया था मैंने दिलवाड़ा। आपने किसी विशेषज्ञ से अच्छे से अपना जांचें वगैरह कराई हैं? हाँ जांचें करवाई थी। तो आपको किसी डॉक्टर ने ही ये बताया कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर है? हाँ उन्होंने दवाइयां भी ली हैं लेकिन कोई खास अच्छा। फायदा नहीं हो रहा है इन्हें। ठीक है, तो कितने साल से आपको ये प्रॉब्लम है रामेश्वर जी? 1 साल से प्रॉब्लम है। कितने साल से? 1 साल से प्रॉब्लम। 1.5 साल से प्रॉब्लम है मेरे। 1 साल से प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी जीवन शैली कैसी है, आपका खान पान का तरीका कैसा रहता है? वैसे हमारे गांव के हिसाब से खान पान रहता है मैडम। अच्छा, तो आपको इसमें मेन दिक्कत क्या होती है रामेश्वर जी? आपको इस अल्सर के गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से क्या दिक्कत आप महसूस करते हैं? ज्यादा गैस बन जाती है ना, तो मैं ना तो बैठ पाता हूँ ना खड़ा रह पाता हूँ। अच्छा, ना तो बैठ पाते हैं ना खड़ा रह पाते हैं। हाँ दर्द बहुत होता है। दर्द बहुत होता है। तो दर्द आप फिर या तो फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ता है या नहीं पड़ती है। अच्छा, तो देखिए ये तो आप मेडिसिन के लिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने पास के किसी डॉक्टर को दिखाएं, पर ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, एहतियात हैं जो आप बरत सकते हैं। एक तो आप अपने खान पान का थोड़ा ध्यान रखें, आप मिर्च मसाले ना खाएं, तला हुआ खाना ज़्यादा ना खाएं, और साथ में आप थोड़ा सा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लें। और आपका जो खाना है ना उसको आप 3 मील्स ना कर स्मॉल थोड़े थोड़े अंतराल में खाते रहें। आप दिन में 3 की जगह 6 बारी खाना खाएं, पर क्वांटिटी कम करें। और ये ध्यान रखें कि खाना खाते ही आप तुरंत ना लेटें। खाना खाने के लिए के बाद कम से कम 1 या 2 घंटे का गैप होना चाहिए जिसमें आप ना लेटें। पानी ज़्यादा पिएं, पानी का सेवन ज़्यादा करें। और अगर आप अल्कोहल या सिगरेट पीते हैं तो वो तुरंत छोड़ दीजिए, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपका अल्सर हील ना हो रहा हो। और विटामिन ए, विटामिन B12, ये सारी चीज़ें खाएं जिससे कि आपकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी बढ़े। और साथ ही साथ आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को, आपके एरिया के आसपास जो भी हों, उनको दिखाइए, वो आपका पूरा केस लेंगे। आपको जो हाइपर एसिडिटी ज़्यादा बन रही है उसके लिए मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और साथ ही साथ आप अपने थोड़ा जीवन शैली में बदलाव करें और अच्छा आहार, ठीक से संतुलित आहार लेंगे, थोड़ी देर में खाएंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। बिल्कुल। एक और कॉलर हैं, कमलेश ने हमें कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बताइए। एक बार में सवाल पूछिए कमलेश जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, एक बार में प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब खाना खाता हूँ तो गैस बहुत बनती है पेट में जी। पैरों में गैस भर जाती है, और खाना खाने के बाद गैस सीधे ऊपर के लिए भागती है, जो डकार बहुत तेज आती है। ये कब से समस्या है? ये लगभग 1 साल से हो रहा है।
ठीक है, डॉक्टर को दिखाया आपने। कमलेश जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बिल्कुल हम आपको सही तरह से नहीं सुन पा रहे हैं। आपने डॉक्टर को दिखाया अभी तक? कई बार दिखाया है, डॉक्टरों के यहाँ दिखाया है, लेकिन वो डॉक्टर अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं। और ठीक है, तो ज्यादा कमलेश जी उनको जल्दी से benefit- बताइए, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, तीनों स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। आप फिलहाल किससे हमने अभी तक जो ट्रीटमेंट करवाया है वो केवल एलोपैथी से हुआ है, आयुर्वेदिक से नहीं हुआ है, ना होम्योपैथिक से हुआ है। ठीक है, आप हमारे साथ थोड़ी देर कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर वासकिया, क्या बताएं? जी कमलेश जी, पहले तो आप अपने खाने पीने में थोड़ा टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। हल्का सा पानी गुनगुना पूरा दिन पीने को रखिए सप्ताह भर के लिए। सुबह उठ के 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डाल दीजिए और खाने से पहले थोड़ा सा गुड़ और 5-7 बूंद अदरक की डाल के खाने के पहले निगल लीजिए, दिन में 3 बार। हफ्ते भर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये उपाय आप अपना कर देखिए। और जैसा आपने कहा कि आप एलोपैथी उपचार तो करा ही रहे हैं, एक बार आप चाहें तो आयुर्वेदिक अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ को भी दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो आप जो लक्षण फिलहाल बता पा रहे हैं उन लक्षणों के आधार पर ही आपको उपचार का तरीका बताएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि आप किसी अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से भी सलाह लें अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो। डॉक्टर कुणाल दास, आपने बताया कि किन मेजर जो बड़े कारण हैं अल्सर होने के पीछे, गैस्ट्रिक अल्सर के, उनके बारे में आपने बताया। जब हम जीवन शैली को लेकर बात कर रहे हैं, क्या बिगड़ी दिनचर्या ही सबसे बड़ा कारण बन रही है कि आज गैस्ट्रिक अल्सर को लेकर भी केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हर उम्र में ये देखने को मिल रहा है क्या? जी, ये आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा। अर्बनाइजेशन, जैसे मेरे साथी विशेषज्ञ ने भी रेफरेंस बोला है कि एक स्ट्रेस का माहौल है, हर किसी का जो डाइट पैटर्न है जो पहले ज़माने में होता था वो नहीं रहा, और डाइट क्वालिटी भी शायद नहीं रही है। स्पेशली एक फैमिली में अमूमन ज़्यादातर बहुत द पेरेंट्स आर वर्किंग, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो दे आर नॉट गेटिंग द गुड केयर, गुड फूड, तो स्ट्रेस इज़ ऑलवेज देयर। सबको जल्दी चाहिए। जल्दी में होता है क्या है, मम्मी डैडी के पास टाइम ही नहीं है कि बच्चे को वो आधा घंटा 1 घंटा लेके खिलाए। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम 15 मिनट है मेरे पास, इसी में खाना खा ले। तो उसमें क्या होता है कि वी ट्राई टू प्रिपेयर फूड्स, जैसे मैगी हो गया या चाउमीन हो गया, और जो लिप स्मैकिंग फूड्स हैं वो ज़्यादातर हम करना चाहते हैं। सो उसमें क्या है, उसमें सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स मिले होते हैं, विच कहीं ना कहीं वो बॉडी के अंदर जाते हैं एंड दे कॉज प्रॉब्लम्स। प्लस व्हेन एवर यू आर इन स्ट्रेस, तो हमारे में अंदर जो हार्मोनल चीज़ें आती हैं, एसिडिटी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो सारे के सारे ज़्यादा सिक्रीट होती हैं एंड दे कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं। तो स्ट्रेस हमारा दिनचर्या एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस हमने देखा है कि जैसे मेरे साथी डॉक्टर्स ने बोला कि हम 3 मेजर मील्स लेते हैं और उसको 6 मील्स में कन्वर्ट करते हैं। हमारा भी यही एक्सपीरियंस है कि हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेंगे तो गैस्ट्रिक और एसिडिटी की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में रह सकती हैं। सेकेंड, हमने देखा है कि लोग आज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कम लेते हैं, सो दे शुड इंक्रीज द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेंट ऑफ द बॉडी so that they get good vitamins, good minerals. So mota moti, in nutshell, if I have to say that you should have a stress-free life, you should do some stress mechanisms, you should get good food, give good amount of food. See, food एक बहुत important point है हमारे disease causing issues में, so we should spend a good amount of food, and at the same time एक बहुत important चीज़ है जो हम realize नहीं करते हैं, वो है sleep. स्लीप इज एज इम्पोर्टेंट एज फूड एंड आवर बिल्कुल डॉक्टर दास, जो आपने नींद और स्ट्रेस 2 बातें कही हैं उन पर मैं और डिटेल में बात करूंगी कि कैसे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर होने का भी कारण बन सकते हैं। फिलहाल 2 कॉलर हैं जो इंतजार कर रहे हैं, पहले हम उनके कॉल्स ले लेते हैं कार्यक्रम में। सुरेश ने हमें कॉल किया हिमाचल से और किशन उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत कार्यक्रम में। सुरेश जी, पहले आप अपना प्रश्न पूछिए। जी सुरेश जी, सवाल पूछिए एक बार में। मैडम जी, मेरे को मतलब रात 2 बजे के बाद जो दर्द शुरू होता है। जी हेलो। जी जी बताइए। रात को 2 बजे के बाद दर्द शुरू होता है और सुबह उठने मतलब 8-9 बजे तक, तो छाती में और पेट में और छाती में और कंधों में दर्द हो जाता है। आपने डॉक्टर को दिखाया अभी तक, कोई जांच करवाई है? नहीं मैडम जी, हमने कोई जांच नहीं करवाई। कब से ये समस्या है सुरेश जी आपको? है जी, कब से ये समस्या है, कितने समय से? ये हो रही है कम से कम 2 महीने से। आपकी उम्र क्या है सुरेश जी? 50 साल। ठीक है,
क्या सुरेश जी को जांच करा लेनी चाहिए पहले? ऐसे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं रात 2 बजे से दर्द होता है इन्हें छाती में और पेट में और सुबह तक रहता है। जी, तो एक इम्पॉर्टेंट जरूर ये सिम्टम जा रहे हैं कि कोई गैस्ट्रिक अल्सर की तरफ जा रहे हैं, अच्छा। बट गैस्ट्रिक अल्सर एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम डिस्पेप्सिया कहते हैं। राइट फ्रॉम रिफ्लक्स डिजीज़, इसोफेजाइटिस टू गैस्ट्रिक अल्सर टू ड्यूडेनल अल्सर, ये सारा एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। तो नॉट ओनली इनको डाइट एंड दवाइयाँ चाहिए, इनको इन्वेस्टिगेशंस की भी ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर गैस्ट्रिक अल्सर है वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, जैसे हम गार्डन पाइप यूज़ करते हैं, उसके एंड में एक लाइट और एक कैमरा होता है, तो वो हमारे मुंह के रास्ते चले जाता है। फूड पाइप या इसोफेगस, स्टमक या पेट और ड्यूडनम, ये चीज़ों को देख लेती है। इट इज़ अ 2 मिनट प्रोसीजर एंड इट इज़ अ वॉक इन वॉकआउट प्रोसीजर। इसमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बेहोशी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ वी यूज़ अ स्मॉल लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे, जैसे हम ड्यूट्रन यूज़ करते हैं, गले के पीछे हम स्प्रे करते हैं जिससे कि गला एनेस्थेसाइज हो जाता है और ये जांच हो जाती है। एंड इन 2 मिनट्स विल नो दैट ये क्या चीज़ से हम वो कर रहे हैं। कभी किसी को रिफ्लक्स डिजीज़ होता है, इसोफेजाइटिस होता है, कभी किसी को हाइडस हर्निया या हमारे फूड पाइप और स्टमक के बीच में जो वेल्व होता है वो वीक होता है, या पेट में अल्सर भी हो सकता है, ड्यूडम में भी अल्सर हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकती है। तो इन बीमारियों को हमें पता चल सकता है स्पेसिफिकली कि ये क्या बीमारी से पीड़ित है, और उस हिसाब से हम अपना डाइट, मेडिसिन और फ्यूचर जो प्रोग्नोसिस है पेशेंट का वो बता सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले एक बार जांच करा लीजिए सुरेश जी, ये बेहतर तरीका होगा किसी भी उपचार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए। दूसरे कॉलर किशन है, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। किशन जी स्वागत है, प्रश्न पूछ सकते हैं आप अपना, बताइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए। मैडम एक्चुअली मुझे पेट में गैस तो कभी पेट फूल जाता है, कभी अंदर चले जाता है, और यहाँ से हॉस्पिटल तो बहुत दूर है। हमने आज तक जांच तो नहीं कराई इसकी, लेकिन एक बार जांच कराई थी, कई और भी प्रॉब्लम थी जैसे स्ट्रेस, और उन्होंने बताया था कि अल्जाइमर है आपको। अच्छा, तो तब मैं कई सालों से, करीब 5-6 सालों से दवा खाता हूँ अल्जाइमर की। ठीक है, ठीक है। और आप पेट फूलने की समस्या बता रहे हैं, ये पेट फूलने की जो समस्या है वो किशन जी कब से है आपको? मैडम ये काफी समय से, कभी पेट बाहर आ जाता है, कभी अंदर चले जाता है, और पेट साफ भी नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर वारसकिया, आप क्या बताएंगे ना? जी, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है कमलेश जी? पेट सुबह साफ नहीं होता है, ऐसी समस्या रहती है क्या आपको? जी सर, पेट एक्चुअली साफ नहीं रहता है ज्यादा। तो आपका मानी रूट कॉज ये है कि आपकी मानी पेट की खराबी है, उसकी वजह से आपको गैस बन रही है ना। और दूसरा एक आपकी अल्जाइमर की ट्रीटमेंट चल रही है, तो हाँ, जो पे पेप्टिक अल्सर वगैरह के पॉजिटिव फैक्टर भी हैं, NSAIDs, तो पेन किलर जो एक्सेस यूज़ होती है, तो उसके बाद भी म्यूकोसा डैमेज होने के बाद भी ये संभावना हो सकती है, लेकिन बिना जांच किए तो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि इनको पेप्टिक अल्सर ही है। फिलहाल तो इनकी हिस्ट्री से ऐसा लग रहा है कि इनकी डाइजेस्टिव पैटर्न गड़बड़ होने की वजह से जो गैस फूलने की प्रॉब्लम हो तो सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ रात को इनको हरड़ तो हर जगह पे अवेलेबल है। हरड़ का पानी रात को 1 चम्मच हरड़ रात को 1 गिलास में भिगो के ले लें, तो उससे उनका प्रॉब्लम तो बस ये अगर परसिस्टेंट बना रहता है तो इनको अपने मानी अवश्य थोड़े इन्वेस्टिगेशन करवा लेना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। अच्छा, वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब जो हरड़ को लेकर जो उपचार बताया है वो आप अपना सकते हैं। अगर उससे आपको आराम ना मिले तो एक बार आप फिर से जांच कराएं डॉक्टर से और उनकी सलाह पर ही अपना उपचार करें। किशन जी, डॉक्टर श्रुति गोरा, होम्योपैथी की जब हम बात कर रहे हैं और ये अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर को लेकर जब हम देखते हैं, ट्रीटमेंट में कितना कारगर है होम्योपैथी इसकी ट्रीटमेंट को लेकर? होम्योपैथी बहुत ही कारगर है, और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये हुआ क्यों। होम्योपैथी हमेशा ही किसी भी बीमारी को एक होलिस्टिक अप्रोच, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच से ही देखती है। अल्सर पेट में हुआ, बट ये हो गया, ठीक है, बट उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्यों हुआ, ये इस स्टेज पर कैसे प्रोग्रेस करी डिजीज़, और इस तरह का क्यों हुआ। क्योंकि जो मेन गैस्ट्रिक अल्सर का जो कॉजेटिव बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो एक नॉर्मल बैक्टीरिया है जो 80% लोगों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है। पर अगर कुछ ही लोगों को उनमें से गैस्ट्रिक अल्सर की शिकायत हो रही है, तो इसका मतलब उनका एक तो इम्यून सिस्टम उतना सक्षम नहीं है कि वो उस बैक्टीरिया का टेक केयर कर रहा है, एंटीबॉडीज़ नहीं बना पा रहा। दूसरा मेन फैक्टर होता है
कि अल्सर होने का मेन कारण ये है कि जो हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है, जो एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग है म्यूकोजा की, जो नेचर ने प्रोवाइड करी है, क्योंकि जो स्टमक का मेन काम है सिक्रीशन का वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। ये 2 एंजाइम्स हैं जहाँ जो हमारी डाइजेशन प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। तो उसी के लिए म्यूकोजल लाइनिंग दी गई है, नेचर की तरफ से प्रोवाइड की गई है। पर अब कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो गए हैं जिसकी वजह से जो हमारा पेट का एसिड है वो हमारी म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से अल्सर प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसी का कारण या तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है कि हमारी बॉडी इतनी सक्षम उस बैक्टीरिया से नहीं लड़ पा रही, इसकी वजह से उसने करा, या जो कुछ पेन किलर्स का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। कई बार ओल्ड एज में आफ्टर 40-45 देखते हैं कि काफ़ी लोगों के अंदर जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम आ जाती हैं, वैसे पेन्स की आती हैं, और पेन किलर्स एक बहुत रेगुलर ओवर द काउंटर लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। उसकी इनटेक एक्स्ट्रा ज़्यादा होने की वजह से एसिड सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी म्यूकोजल लाइनिंग ख़राब हो रही है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। स्टेरॉयडल थेरेपी अगर लोग ले रहे हैं तो उसकी वजह से हो रहा है, या फिर अगर अल्कोहलिज्म की टेंडेंसी है, अल्कोहल भी हमारा जो म्यूकोजल बैरियर है, जो स्टमक की म्यूकोजा लाइनिंग है, उसको इरोड कर देता है और साथ ही साथ एसिड सिक्रीशन बढ़ाता है। या डाइट में एक कंटिन्यूस ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं कि डाइट ठीक नहीं जा रही, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और साथ ही साथ अगर आप एक होम्योपैथ के पास अगर आप जाते हैं तो वो पूरी हिस्ट्री लेकर वो यही जानना चाहते हैं कि क्यों हुआ अल्सर, बॉडी में कहीं पर भी हुआ, वो एक तो हुआ क्यों, और क्यों बॉडी ने इस तरह के, ऐसा क्या प्रीडिस्पोजिशन था उसकी बॉडी में जिसको एक होम्योपैथ ठीक करना चाहता है, फ्यूचर टेंडेंसी ठीक करना चाहता है, ना केवल उस टाइम के सिम्टम्स बट फर्दर रिलैप्स ना हो। क्योंकि ये वाली जो बीमारी है ये स्ट्रेस से हमेशा ट्रिगर होती है। स्ट्रेस हमेशा एक ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब भी उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं वो एंटासिड्स लेते रहते हैं, उनको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, फिर कुछ ऐसा फैक्टर आएगा लाइफ में और ये वापस रिलैप्स होगा। तो जब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, एक जनरल पेशेंट का प्रीडिस्पोजिशन का ध्यान रखते हुए उसका प्रीडिस्पोजिशन रिमूव करते हैं, और एक जो टेंडेंसी है उसको रिमूव करते हुए इस बीमारी को क्योर किया जाता है। ठीक है, अब अगले कॉलर से हम बात करेंगे। शरद ने हमें महाराष्ट्र से कॉल किया है। शरद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है, आप बताइए। नमस्ते मैडम। नमस्कार, बताइए। मैडम, मैं अपना एसिडिटी से बहुत तकलीफ में हूँ। 4 साल हुआ मैं दवा खाना हुआ, और अपना अभी आयुर्वेदिक चालू किया है अभी मैंने। और आयुर्वेदिक में अभी थोड़ा फिर भी वैसा तकलीफ चालू है, अभी वो पेट नहीं साफ होता। ठीक है, आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं या ये जो समस्या आप बता रहे हैं, कितने समय से आपको ये 4 साल से हुआ मैडम। 4 साल से समस्या है, और 4 साल में आपकी जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, आराम नहीं मिल रहा आपको? नहीं, मैं बहुत एक्सरे किया, सोनोग्राफी किया, अपना इंडोस्कोपी किया, सब नॉर्मली आता है, लेकिन वो इन्फेक्शन जो है वो वैसा ही रहता है। ठीक है, अभी आप बताइए, आप किस स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहेंगे? आप आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी? आयुर्वेदिक डॉक्टर। अच्छा शरद जी, आप अभी आयुर्वेदा में क्या क्या दवाइयाँ ले रहे हो, कुछ पता है आपको? नहीं, उसके ऊपर खाली टाइम पे दवा लेने के लिए वो लिखे, वो कौन सा दवा है क्या है उसको लिख के नहीं देते हो। ठीक है, और खाने पीने में आप चेंजेस करिए। मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट ले रहे हो उसको बिल्कुल लाइट कर दीजिए, उसमें मूंग दाल का पानी ऐड करें या तो चावल का पानी ऐड करें, अल्टरनेट कर दो। दोपहर का खाना 12 से 1 बजे के बीच में लीजिए। शाम का खाना आप 7 से 8 बजे के बीच में लीजिए। रात को सोते वक्त आपको मिल्क लेना है, गुनगुना थोड़ा सा दूध, उसमें थोड़ा हल्दी डालिए। रात को सोते वक्त 10 से 12 मुनक्का को काट के ग्लास में भिगो दो, मॉर्निंग में उठ के वही पानी पीजिए। ठीक है। और फ्रूट्स में बनाना लीजिए, दाड़िम, अनार रस लीजिए, है ना। और थोड़ा फाइबर डाइट लेने की ट्राई करें। बाकी आपकी मेडिसिन ऑलरेडी आयुर्वेदा से चल रही है, तो एक बार अपने डॉक्टर को भी इस बारे में बताइएगा, तो वो भी कुछ ऐड कर सकेंगे, है ना, क्योंकि क्या मेडिसिन चल रही है वो भी मुझे आइडिया नहीं है ना। और एक आप मुलेठी का थोड़ा यूज कर सकते हैं, मुलेठी के नट्स को दूध में डेली सुबह ले सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर कुणाल दास, मैं थोड़ा सा इसके स्टेजेस को लेकर आपसे समझना चाहूँगी। जैसे कुछ कॉलर्स हैं 1 साल से समस्या है, किसी को 2 महीने से, किसी को 4 साल से, तो इसको लेकर भी क्या स्टेजेस होती हैं, और क्या ऐसा भी है कि अल्सर कैंसर का भी कारण बन सकता है? ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है। जो कॉलर जा रहे बताते हैं कि हमें एसिडिटी है, गैस है, तो नॉर्मली हम फर्स्ट इंस्टेंस में पहले दवाई दे के देखते हैं, जो नॉर्मली हम PPIs देखते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देखते हैं।
सेकेंड स्टेज में अगर हम देखते हैं कि वो उससे नहीं ट्रीट हो पाते, सिम्टम्स नहीं जाते, देन वी डू एन एंडोस्कोपी एंड सी कि उसमें क्या रीजंस हैं। कॉमनली पेशेंट्स हमें कहते हैं ओपीडी में कि हमें अल्ट्रासाउंड करा दीजिए, बट एलोपैथिक मेडिसिन में हर टेस्ट ऑप्टिमाइज्ड है। जैसे अल्ट्रासाउंड इज़ गुड फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, लिवर इकोटेक्शन, बट नॉट फॉर स्टमक या आंतों वाली चीज़ें के लिए वो सक्षम नहीं है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप एंडोस्कोपी कराइए। एंडोस्कोपी एक अच्छा मैकेनिज़्म है जिससे कि हमें पता चल जाए कि उसमें इसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम में क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स आज आप सभी जानते हैं डायबिटीज़ या थायराइड के पेशेंट होते हैं। इवन डायबिटीज़ एंड थायराइड से भी गैस और एसिडिटी बनती है, तो वो भी एक पास्ट हिस्ट्री में हमें पूछना चाहिए क्या वो तो नहीं ले रहे हैं। फोर्थ जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं सीबो और स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसमें क्या होता है, हमारे जैसे ड्यूडेनम के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वहाँ पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है एंड दोज बैक्टीरिया गिव राइज टू मीथेन गैस एंड उसी से बॉटम ब्लोटिंग होती है और डकार आती है। तो ये एक पांचवा फैक्टर है। एंड फिफ्थ फैक्टर इज़ मैनी ऑफ दिस पेशेंट्स जो डिस्पेप्सिया के पेशेंट्स हैं वो एंग्शियस पर्सनैलिटी के पेशेंट्स होते हैं। वो एंग्जाइटी होता है, उनको किसी चीज़ से बहुत डर लगता है, या एग्ज़ाम जाना है तो डर लगता है, ऑफिस जाना है तो डर लगता है, उनको इंटर रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा एंग्जाइटी रहता है, तो उनको कभी कभी एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन से भी फ़ायदा होता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गैस्ट्रिक अल्सर हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज आउट ऑफ ड्यूडेनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर कैन फ्यूचर गो इनटू गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। इसमें जो स्टेजेस होती हैं, एक माइल्ड स्टेज होती है, मेजर स्टेज होती है, फिर ब्लीडिंग की स्टेज आती है जिसमें कि जो सिम्टम्स मेजर आते हैं, पेट में दर्द और खून की उल्टी आती है, तो वो एक थर्ड स्टेज है। एंड फोर्थ स्टेज इज ऑफ कोर्स दैट समटाइम्स इट कैन गो इनटू एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस एंड गैस्ट्रिक कैंसर। तो ये हमें देखना पड़ेगा एंड इसमें इन्वेस्टिगेटिव बेस्ड हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर हमने फर्स्ट स्टेज की जो मेडिसिन दी उसमें नहीं फ़ायदा हुआ है, जैसे बहुत सारे कॉलर्स ने बोला, तो दे हैव टू एक्चुअली अंडरगो इन्वेस्टिगेशंस की एंडोस्कोपी कराइए, कहीं आपका ये तो नहीं है। और कैंसर जो लोग बहुत डरते हैं, एक इम्पॉर्टेंट थिंग है उसमें वेट लॉस, कि भूख का कम लगना और वेट लॉस। सपोज़ कोई पेशेंट आता है, कहता है 6 महीने में मेरा 5 किलो या 7 किलो वेट कम हो गया है, वी आर वेरी उसमें हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि कहीं ये कैंसर का पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर से भी लोगों की भूख कम हो जाती है। तो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट एंड द ओनली वे टू डिफ्रेंशिएट 100% इज़ डूइंग अ एंडोस्कोपी एंड फाइंडिंग कि उसमें क्या है। ठीक है, अब अगले कॉलर तरला बेन हमारे साथ गुजरात से जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है तरला बेन जी, प्रश्न पूछिए आप अपना। नमस्कार जी, हाँ, मेरा प्रश्न है, ब्लड थिनर दवा लेने से बहुत ही पेट में जलन होती है, रोजाना अलग अलग प्रकार की 4 गोली एसिडिटी की लेनी पड़ती है, तो क्या करें? ठीक है तरला बेन जी, आप किससे बात करना चाहेंगे, किससे सलाह लेना चाहेंगे? एलोपैथी डॉक्टर कुणाल। हाँ मैडम, जो सरला जी आपको जो प्रॉब्लम है ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और ये जो आप ब्लड थिनर्स की दवाइयाँ ले रहे हैं ये उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट है। उन्होंने बोला कि 4 दवाइयाँ चल रही है, आई डू नॉट नो कौन सी दवाइयाँ चल रही है, पर आई एम श्योर जो ब्लड थिनर्स कॉमनली यूटिलाइज होती है ये एस्प्रिन होती हैं, डिस्प्रिन होती हैं, या एसिट्रोम जैसी दवाइयाँ होती हैं, उस क्लास की दवाइयाँ होती हैं, उनसे एसिडिटी कॉज करते हैं और गैस्ट्रिक अल्सर भी कॉज कर सकते हैं, और उनसे ब्लीडिंग भी हो सकती है। और इसके लिए आपको जो है पहले डाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस आपको पीपीआई एक एसिडिटी कम करने की दवाइयाँ होती हैं जिसको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं। 2 तरीके के मेजर तीन तरीके के मेजर ड्रग्स होती है, एक होता है पीपीआईज, एक होता है H2 ब्लॉकर्स जैसे रानिटिडिन, और एक होती है जो हमारी दवाइयाँ डाइजीन टाइप ऑफ दवाइयाँ होती हैं जिससे देते हैं। बट इन ये जो गैस्ट्रिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड थिनर्स है ये सिर्फ पीपीआई वाले ड्रग्स से ही कंट्रोल होती हैं, तो ये पीपीआईज आपको साथ में लेना पड़ेगा। एज ए अंडरस्टैंड कि जो ब्लड थिनर्स की दवाई है डिपेंड करता है उनका अंडरलाइन कंडीशन क्या है। कुछ डिजीज़ में 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए देते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, और कुछ में वो लाइफ लॉन्ग चलती हैं। तो जितनी देर के लिए इनको ब्लड थिनर्स की दवाइयाँ चलेंगी उतनी देर के लिए पीपीआईज भी चलेगी, जैसे पेंटोप्राजोल है, रेबिप्राजोल है, इसोमेप्राजोल है, ऐसे क्लास ऑफ ड्रग्स इनको हमेशा लेनी पड़ेंगी जब तक ये ब्लड थिनर्स की दवाइयाँ ले रहे हैं। ठीक है, अब अगले कॉलर
उत्तर प्रदेश से हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बताइए। अरविंद जी, सवाल कीजिए। ठीक है, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। आप स्ट्रेस को लेकर बात कर रही थी डॉक्टर श्रुति गोरा। स्ट्रेस और स्लीप के बारे में भी जिक्र किया गया था। आपने स्ट्रेस को लेकर चीज़ें बताई हैं, लेकिन स्ट्रेस एक बहुत, मैं कहूँ कि एक हिस्सा बन चुका है हमारी आजकल। लाइफ का हिस्सा बन चाहे वो चुका बच्चों है। की बात करें, उनको पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस है, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं बुजुर्गों को अलग तरह का स्ट्रेस है। तो कैसे मैनेज किया जाए ताकि ये स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर असर ना डाले? देखिए, स्ट्रेस मैनेज करने के तो सिंपल टेक्निक्स हैं ही, जो हमें एक नॉट इवन फॉर गैस्ट्रिक अल्सर, वो हमें हर बीमारियों में ही कारगर होता है अगर हम स्ट्रेस मैनेज करते हैं। एक तो एक अच्छा एक्टिव लाइफस्टाइल हम फॉलो करें। कोई भी योगा, मेडिटेशन, एरोबिक्स, कोई भी एक एक्सरसाइज रूटीन हमारी लाइफ में हमेशा होना चाहिए। 1 घंटे का जो टाइम हम अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी को बता कर दे रहे हैं कि ये टाइम हमारी बॉडी के लिए है। अच्छा न्यूट्रिशियस हम फूड लें, और कोई कुछ ऐसे अपनी हॉबी परस्यू करें, कुछ ऐसा करें जिससे हमें खुद खुशी मिले, और सोशलाइज़ करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज़ करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को स्ट्रेस रिलीज़ करने में काम सक्षम है। डाइट का भी बहुत ज़्यादा अगर आज की हम अर्बनाइजेशन और सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो डाइट भी बहुत एक अहम भूमिका निभा रही है हमारी जीवन शैली में, बिकॉज अब प्रोसेस्ड फूड्स पे हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो जितना हो सके हम अपना घर का बना हुआ देसी खाना खा सकें, जो हम लोग पहले से खाते आ रहे हैं, बजाय कि पैकेज्ड फूड्स खाएं। और एक यहाँ पर जैसे गैस्ट्रिक अल्सर की बात हो रही है ना, तो एक यहाँ पर मेन चीज़ है, एक एसिड सिक्रीशन बढ़ रहा है। तो ये एक चीज़ जानना ये भी ज़रूरी है कि एक एसिड सिक्रीशन होना एक नॉर्मल चीज़ है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है हमारे ह्यूमन बॉडी की। तो जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो आफ्टर हम सोच सकते हैं कि 10 to 12 आवर्स की फास्टिंग के बाद हम लोग उठ रहे हैं, और हमारे जो स्टमक है उसने पूरी रात एसिड सिक्रीट किया है। तो जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हम कुछ ऐसा चीज़ लें, कुछ ऐसा ड्रिंक्स लें जो थोड़ा एल्कलाइन हो, जिससे हमारे स्टमक की एसिडिटी को वो न्यूट्रलाइज कर सके। तो उसके लिए हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। नारियल पानी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। कुछ लोग गर्म पानी में शहद, नींबू डाल के लेते हैं। शुगर केन जूस, गन्ने का जूस, वो एक बहुत एल्कलाइन सोर्स है। दूसरा कुकम्बर, कुछ लोग खीरे को रात में भिगोकर पानी में डाल के सुबह लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें सब पता है, बट बिकॉज ऑफ आलस हम कर नहीं रहे हैं। आजकल काफ़ी सारा ट्रेंड चल रहा है, चिया सीड्स पानी में लीजिए, वो भी हमारे जो स्टमक का पीएच है ना, उसको टुवर्ड्स द एल्कलाइन मीडियम ले जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे बदलाव हैं, इनको भी करके हम लोग इस चीज़ से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। अब कार्यक्रम में आखिरी कॉलर हमारे साथ सुधीर जुड़े हैं, बिहार से इन्होंने हमें कॉल किया है। आपका स्वागत है सुधीर जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? मैम, प्रश्न ये है कि अगर रात में कुछ प्रॉब्लम। जी बताइए। मैम से पूछना चाहता हूँ सर कि रात में प्रॉब्लम अगर हो जाए गैस का, तो घरेलू उपचार क्या करना चाहिए? अच्छा, रात में आपको ये समस्या होती है? जी ठीक है सुधीर जी। डॉक्टर वास जी, आपको अगर रात में ऐसी कोई गैस्ट्रिक की इश्यू हो ना, तो आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं। इधर आप सौंठ का पाउडर आधा चम्मच है वो मानी गाय के घी में डाल के ले सकते हैं। इधर प्लेन गाय घी ले सकते हैं। इधर कैस्टर ऑयल हमारे घर में होता ही है, तो कैस्टर ऑयल 1 चम्मच गर्म दूध में डाल के भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये उपाय आप अपना कर देख सकते हैं। अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद सिंह उत्तर प्रदेश से। अरविंद जी स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरे सिस्टर थे तो अजवाइन का सर तो सक्सेस लगाया हूँ। जी अरविंद जी बताइए। जी नमस्ते। नमस्कार, बताइए। मैं पहले सिगरेट स्मोकिंग बहुत करता था। सिगरेट सन 92 से 2000 सिगरेट का करता। नमस्कार, सिगरेट पीता है। अरविंद जी, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह से नहीं आ पा रही है। जो मोटे तौर पर हम समझ पा रहे हैं, आप सिगरेट शायद पहले बहुत पीते थे, उसके बाद आपने सिगरेट छोड़ दी है। आपको इसके बाद से समस्या है? माफ़ कीजिएगा अरविंद जी, हम तक आपकी आवाज़ सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम एक मोटे तौर पर इस चीज़ को समझ लेते हैं। जो सिगरेट है डॉक्टर वासनिया, सिगरेट की बात करें, शराब की बात करें, स्ट्रेस और स्लीप को लेकर हमने बात करी ली है, और एक जो ओवर द काउंटर में कहूँ दवाइयाँ ले ली जाती हैं। कोई पेन हुआ, दर्द हो रहा है तो आपने दवाई ले ली, गैस बन रही है तो आपने दवाई ले ली,
एसिडिटी के लिए दवाई ले ली, ये कितना बुरा असर डाल सकते हैं चीज़ें? देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखें तो एक तो सिगरेट है, सिगरेट का जो धुआं है या जो सिगरेट लेते हैं लोग, तो उसका सबसे पहला प्रभाव उसके मानी रेस्पिरेटरी ट्रैक और जीआई ट्रैक दोनों पे पड़ता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक पे ये पड़ेगा कि जो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन घुलने की जो स्टार्टिंग है वो वहाँ से ही होनी है, तो वीक हो जाएगी। दूसरा है सिगरेट का धुआं है, वो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करने में एनहांस करता है। अच्छा। तो जूस ज़्यादा बढ़ेगा तो म्यूकोसा उतनी डैमेज होगी, तो डैमेज होगी तो वो अल्सर की ओर प्रोग्रेस हो सकता है। सेकंड वन है कि जो दूसरा मैडम क्या बोला आपने? जी, मैंने कहा था दवाइयाँ ले ली जाती हैं। हाँ, ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ ली जाती है वो एक्चुअली हार्मफुल है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन लेना, क्योंकि एक डॉक्टर को ही पता है कि कोई भी दवाई का डोज कैसे मेंटेन करना है और कौन सी प्रॉब्लम में कितना डोज देना है। ओवर द काउंटर जो आप लेंगे तो उसका डोज मेंटेन नहीं होगा। आप ओवर डोज भी ले सकते हो या माइल्ड डोज भी लेंगे। माइल्ड डोज लेंगे तो वो धीरे धीरे करके आपकी स्टमक को खराब करेगा। ओवर डोज लेंगे तो हैवीली आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन कर देगा। तो बिना डॉक्टर के जांच किए कोई भी आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी किसी भी प्रकार की मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह ना लिया जाए। ठीक है, एक कॉलर और हम शामिल कर लेते हैं। बिहार से अमन ने हमें कॉल किया है। स्वागत है अमन, आपका सवाल पूछिए। यस मैम। बताइए, सवाल पूछिए। जी, मेरा ये सवाल है कि जी मैम, मैम ये मैं पूछना चाह रहा था, मैं इंग्लिश मेडिसिन यूज कर रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश मेडिसिन में ये जानना चाह रहा था कि कितने दिन में गैस्ट्रिक अल्सर ठीक हो जाते हैं मैम? ठीक है, डॉक्टर दास। यस, यूजुअली हमारे इंग्लिश मेडिसिन में कहा जाता है कि गैस्ट्रिक अल्सर टेक्स 3 months 90 days, तो वी गिव पीपीआई। और दूसरा ये हमें कारण ढूंढना पड़ेगा कि गैस्ट्रिक अल्सर का कारण क्या है। अगर एच पायलोरी बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर सपोज़ कोई एनएसएड्स लेते हैं, जैसे बहुत पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, उनको पेन किलर्स लेना पड़ता है, तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। अगर उस केस के वजह से हो रहा है देन ऑफ कोर्स इट विल नीड सम मोर टाइम, क्योंकि जितने देर वो दवाई चलेंगी, माइग्रेन की दवाइयाँ हैं, पेन किलर्स की दवाइयाँ हैं, वो उतने दिन फिर आपको पीपीआईज लेते रहनी पड़ेगी, तो वो प्रिवेंट हो। क्योंकि उसका रीज़न फिर वो गैस्ट्रिक उसका एच पायलोरी का नहीं है, बट एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ द मेडिसिन है। तो उस तब तक आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी जब तक आप वो मेडिसिन ले रहे हैं विच इज़ कॉजिंग द गैस्ट्रिक अल्सर। डॉक्टर श्रुति गौड़ा, क्या ये फैमिली में भी प्रॉब्लम एक चलती रहती है क्या? ऐसा देखने को मिला है? ऐसा है, फैमिली में ये टेंडेंसीज चलती रहती हैं, हेरिडिटरी है। बॉडी की एक अपनी टेंडेंसी है कि म्यूकोजल रेजिस्टेंस कम है, एसिड सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। होम्योपैथी कितनी? हाँ, होम्योपैथी ऐसे में काफ़ी कारगर है। जैसे मैंने बताया कि आगे की जो अगर ये हेरिडिटरी चल रहा है तो आगे की फ्यूचर जनरेशन्स में भी ये टेंडेंसी ना आए, इस चीज़ में भी होम्योपैथी बहुत कारगर है, ना सिर्फ प्रेजेंटिंग जिसकी चल रही है उसको ठीक करने के साथ साथ। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर वारसकिया, खान पान को लेकर आप तीनों ने ये बात कही है कि आप 3 बड़े मील ले रहे हैं तो आप छोटे छोटे ज़्यादा मील ले सकते हैं, 6 मील ले सकते हैं, लेकिन कई लोगों की आदत होती है वो लंबे समय तक कुछ नहीं खाते। और आजकल अलग अलग तरह के डाइट प्लान्स हम देख रहे हैं जो लोग फॉलो करते हैं। आयुर्वेद क्या सही तरीका बताता है खान पान को लेकर? जी, आयुर्वेद में खान पान डिटेल में दिया गया है। तो जो भी मानी आयुर्वेद का बेस है वो मानी हेल्दी पर्सन की हेल्थ को मेंटेन करना। तो अगर हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल ही ठीक रखेंगे तो हम आगे मानी डिसीज प्रोग्रेस आएगा ही नहीं। तो खान पान में ये है कि मॉर्निंग का जो भी डाइट है आप लाइट रखिए, लेकिन कुछ ना कुछ लीजिए, बिल्कुल एम्प्टी स्टमक नहीं रहना चाहिए। दूसरा है जो दोपहर का खाना है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो फुल मील अपना है इंडियन फूड का वो होना चाहिए। शाम का डाइट बिल्कुल लाइट रखिए, बिकॉज एक बार शाम का डाइट हमने ले लिया उसके बाद हमको और कोई वर्कआउट नहीं करना है, नींद करना है, तो 2 घंटे में खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद नींद में जाओगे तो जो खाने के न्यूट्रिटिव पार्ट्स है ज़्यादा मिलेंगे, उसमें जो मानी डिमेरिट्स पार्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। तो खाना एकदम परफेक्ट रखना चाहिए। सेकंड वन है कि चाय ये बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको हेल्दी, अपना बॉडी को हेल्दी रखना है, अपने जीआई गट को हेल्दी बनाना है, तो चाय हो सके उतनी अवॉइड करनी चाहिए। उसके लिए दूध बेस्ट है। दूध में आप गाय का, हमारे आयुर्वेद में गाय का दूध बेस्ट बोला गया है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आइदर बफेलो मिल्क वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। कोई कंडीशन में, डिसीज कंडीशन में हम कैमल मिल्क भी अलाउड करते हैं, जैसे कि एसाइटिस। तो ऐसे मानिए अपने डाइट को हम प्रॉपर वे में अगर करें
पूरा दिन अगर हमारा डाइट मेंटेन हो तो हमारी स्टमक खाली नहीं रहेगा तो अल्सर होने के चांस बिल्कुल नहीवत हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये अल्सर है वो खाली पेट ज़्यादा बढ़ता है, उसका पेन वगैरह सिम्टम्स वगैरह, तो हमारा मानी गट्स खाली नहीं होना चाहिए। ऐसे पेशेंटों को डाइट्स अपने डिवाइड करके लेने चाहिए। ठीक है डॉक्टर दास, आखिर में आप कोई और ऐसी ज़रूरी बात जो छूट रही हो? जैसे एक मैंने जिक्र किया था स्लीप का। स्लीप इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। आजकल क्या है, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट अंडर स्टडीड एंड अंडर यूटिलाइज्ड एंड अंडरस्टूड इशू। People what is natural is to have 8 hours of sleep. Unfortunately, because of many issues, stress issues, work issues, and especially with having mobile generation, social media, TV and etc., we continue to see those things and रात को 1-2 बजे सोते हैं, सुबह 5-6 बजे उठते हैं। तो उसमें sleep has a issue with immunity also. एंड अगर आप स्लीप नहीं रहेंगे, कभी आपने देखा होगा नाइट आउट किया, आपने जिस दिन स्लीप नहीं किया, द डे इज़ नॉट गुड, सो योर एसिडिटी, यू आर नॉट फीलिंग वेल, योर स्ट्रेस इज़ मोर, सो ये रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं मैसेज देना चाहता हूँ सबको, दैट हैव एटलीस्ट 6 to 8 hours of sleep, minimum of 6 and maximum 8 or 9 hours of sleep you should have. More the sleep, the better you should have. You have a good lifestyle, have good food, have less of stress. एंड जो एक हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी में है, हैव अ मी टाइम ऑल्सो, कि आप अपने एक बार सोचिए, एंड यू शुड हैव अ गुड फैमिली टाइम एंड डू डिस्ट्रेसेस, अपने दोस्तों से मिलिए, फैमिली से मिलिए, एंड जनरली बी हैप्पी। देन अगर आप हैप्पीनेस अंदर से रहेगा तो आपका पेट भी हैप्पी बोलेगा, और इट विल ऑल्सो कॉज लेस ऑफ एसिड एंड लेस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, सो यू विल बी ऑल्सो हैप्पी एंड पॉकेट विल ऑल्सो बी हैप्पी बिकॉज यू डोंट हैव टू स्पेंड ऑन मेडिसिन। बिल्कुल, तो ये बड़ा मूल मंत्र है जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, और तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जो सलाह और उपाय बताए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो आपके काम आएंगे और आप रहेंगे बिल्कुल स्वस्थ। इसी के साथ जो आयुष्मान भव का आज का अंक है उसमें फ़िलहाल इतना ही। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया कहना चाहूँगी, डॉक्टर कुणाल दास आपका, डॉक्टर श्रुति गोरा आपका और डॉक्टर वसकिया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ़िलहाल हम अगले अंक की अगर हम बात करें तो 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे है, तो अगले शनिवार हम लिवर को स्वस्थ रखने के उपायों के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक सेहतमंद लिवर ही कहीं ना कहीं पूरे शरीर के स्वास्थ्य का एक तरह से उस पर असर डालता है। इसलिए हम ख़ास तौर से लिवर को स्वस्थ रखने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। और अगर हम देखें तो भारत 10वें स्थान पर है, जहां मृत्यु का सबसे बड़ा आम कारण लिवर रोग माने जाते हैं, और साल दर साल भारत में लिवर रोगों के मामलों में होने वाली जो मौतें हैं उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। लिवर सिरोसिस के मामले बढ़ रहे हैं, फैटी लिवर के रोगी दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। तो आखिर कैसे इन सब के बीच अपने लिवर को रखा जाए सेहतमंद, बात करेंगे अगले शनिवार। तो बनिए आयुष्मान भव में अगले शनिवार हमारे कार्यक्रम का हिस्सा। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।